Dear students, very good morning. So, last time we were talking about electronic configuration, and we have talked about some exceptional cases of configuration of chromium and copper. Now, I have to tell you in this video what is the reason of exceptional configuration or extra stability of electronic configuration of chromium and copper. So the question that I have prepared is, what is reason of stability of exactly half-filled and fully filled orbitals? के exactly half-filled और fully filled orbitals की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्रोमियम और कॉपर में लिखते हैं उसका क्या कारण है? There are actually two reasons. One is symmetrical distribution and second is exchange energy. Let's first of all come to the symmetrical distribution. Symmetrical distribution, if you write the configuration that is expected कि क्रोमियम की configuration हम लिखते हैं 18 आर्गन 4s2 3d4, ये expected है. बाद में नो डाउट हमने कह दिया कि ये ठीक नहीं है, तो हम 4s2 ये 4s2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3d4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो वैसे d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं. तो 5 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 5वां ऑर्बिटल खाली है. तो अगर 4s का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चल जाए, क्योंकि 4s और 3d की जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 4s1 3d5. अब आप ध्यान से देखिए कि ये 4s1 है और ये 3d5 है, तो ये कितना सिमेट्रिकल है. 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ज़्यादा सिमेट्रिकल है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 18 आर्गन 4s2 3d4. लेकिन क्या हमने पढ़ी कि कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है. ऐसे ही कॉपर की जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 18 आर्गन 4s2 3d9. पर इसमें भी d में अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी. अगर हम s में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दें तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अब ये कितना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है. तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन 4s2 जो है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाए तो 3d जो है वो 10 हो जाएगा और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिटल के अंदर वो सिमेट्रिकल हो जाएगी. तो इट्स ए symmetrical distribution of electron in the orbitals due to which electronic configuration of chromium and copper is found to be exceptional, right? So this is one reason, symmetrical distribution. Second reason is exchange energy. So let's see what is how exchange energy is released and when it is released. So एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को डीजेनरेट ऑर्बिटल में, यानी डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें सबके सब ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है. तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है. तो जितनी बार वो एक्सचेंज करेगा
उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्रोमियम के केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3D4 थी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन 3D4 होगी तो 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पहला इलेक्ट्रॉन है। ये अपनी पोजीशन इसके साथ चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। यानी ये 3 एक्सचेंजेस कर सकता है पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है, चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ भी अपनी पोजीशन को बदल सकता है। ठीक है। और अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाइए। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है और चौथे के साथ भी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो ये कितनी एक्सचेंजेस आ गई, 2 एक्सचेंजेस। आप कहेंगे कि सर पहले के साथ क्यों नहीं किया एक्सचेंज, वो इसमें हो चुका है, पहले और दूसरा अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर चुका है। अब दूसरा जो है तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब पहला इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस हो गई, 3 + 2 + 1। तो ये एक्सचेंजेस हो गई 3 और 2 5 और 1 6 एक्सचेंजेस हो गई। अगर हम 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4। कौन से केस में हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ क्रोमियम। ठीक है। तो क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते थे पहले तो आप 3D4 ही लिखते थे, फिर मैंने कहा था कि ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 3D5 हो जाती है। तो नाउ लेट अस अज्यूम के 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जंप कर गया और 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस हो गई, 4 एक्सचेंजेस। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस हो गई, 3 एक्सचेंजेस। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाइए, वो अपनी पोजीशन को चौथे और पांचवें के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस हो गई, 2 एक्सचेंजेस। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचवें के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस हो गई, 1। टोटल एक्सचेंजेस अगर कॉन्फ़िगरेशन D5 हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन D5 हो, किसकी, क्रोमियम की, जो कि हम कहते ही हैं कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 + 2 + 1। तो टोटल एक्सचेंजेस कितनी हो गई, 10। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन हो तो कितनी एक्सचेंजेस होती हैं, 3 + 2 + 1, यानी कि 3 2 5 और 1 6। तो अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन हो तो एक्सचेंजेस का नंबर है 6 और अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन हो तो एक्सचेंजेस का नंबर कितना है, 10। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होती हैं, जितनी बार इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है, उतनी बार एनर्जी रिलीज़ होती है और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज़्यादा बार एक्सचेंजेस होती हैं उतनी ज़्यादा बार एनर्जी रिलीज़ होती है और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसलिए क्रोमियम की जो 3D4 वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और जो 3D5 वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। क्लियर है। तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। ठीक है, कि क्रोमियम और कॉपर में जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शनल इसलिए होती है ताकि
इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो सके। तो मैंने क्रोमियम की एग्जांपल यहाँ पे दी है एक्सचेंजेस के लिए, ऐसे ही कॉपर के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमने क्रोमियम की एग्जांपल दी है। अगर क्रोमियम 3d4 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर एक्सचेंजेस जो हैं 3+2+1 6 एक्सचेंजेस होती हैं। अगर 3d5 लिखें क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन तो 10 एक्सचेंजेस होती हैं। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा जो एटम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए क्रोमियम 3d5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3d4 के। इसलिए क्रोमियम और कॉपर भी इसी तरह से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूँ कैटॉयन की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें मैं जो कैटॉयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेने जा रहा हूँ उसमें मैंने कहा है कि आप कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्रोमियम 3+ की लिखिए, Fe2+ की लिखिए और Fe3+ की लिखिए। और साथ में मैं आपको एक और इसमें कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये जो कैटॉयंस हैं जिनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमें एटॉमिक नंबर ज़रूर पता होने चाहिए जिस कैटॉयन की भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उनके हमें एटॉमिक नंबर ज़रूर पता होना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो कॉपर 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लेस हो गए, तभी तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। कॉपर 2+ का मतलब है कि कॉपर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए, यानी कि कॉपर 2+ को हम लिख सकते हैं कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना। ठीक है, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शनल होती है। सबसे पहले 18 आर्गन 4s1 3d10 -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तक हो गई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होगी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से आपने किसके कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है इसमें 4s1 3d10 जो लिखा हुआ है, आप इसको ना थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। 3d जो है उसको पहले लिख लीजिए, 4s को बाद में लिख दीजिए, क्योंकि 4s में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 है, ये वैलेंस ऑर्बिटल है, तो इसको पहले लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कोई चेंजेस नहीं किए, बस 3d10 को पहले लिख लिया, 4s1 को बाद में लिखा, आउटर मोस्ट की तरफ लिखा, क्योंकि ये वैलेंस ऑर्बिटल है, इसमें n की वैल्यू 4 है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, और 3d10 में n की वैल्यू 3 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, लेकिन 4s के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से माइनस हो जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन 3d10 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 18 आर्गन 3d9। ठीक है, तो इस तरह से आपने कैटॉयन की कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। ठीक है, अब हमने ये मैंने नोट में लिखा भी हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन आपने 4s में से रिमूव करने हैं, बाद में 3d में से रिमूव करने हैं, क्योंकि 4s जो है वैलेंस ऑर्बिटल है। 4s जो है वैलेंस ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो पहले उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, बाद में 3d यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या पेनल्टीमेट वैलेंस ऑर्बिटल होता है, बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस करने थे। 2 क्यों माइनस करने थे, क्योंकि कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप आर्गन 18, ये तो नोबल गैस है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, इसको छोड़ दो, 3d9 को पकड़ लो। तो ये मैंने 3d9 पकड़ लिया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, हर्ट्ज़ रूल को फॉलो करना है। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। उसके बाद पेयरिंग शुरू करनी है, 6 स्पिन ऑपोजिट, 7
8, 9, यहां तक हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। यहां तक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अकेला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अकेला है। तो इसी को तो क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। तो इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे सब्सटेंसेस को जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन लास्ट पेज पे मैंने दी हुई है, पर मैं ये आपको बता भी देता हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their valence shell and they are attracted by external magnetic field. Such substances are called as paramagnetic substances. मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना मर्जी नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbitals and they are attracted by एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसे सब्सटेंसेस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए बाहर की तरफ, उनके बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। यू डोंट वरी अबाउट इट, इट्स डेफिनेशन इज ऑल्सो रिटन ऑन द लास्ट पेज in the notes, I mean in this video only, but right now since this has come, so I have taken up paramagnetic also. ठीक है, तो ये हमारी कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वेरी सिंपल। सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 24 है। तो इसमें 3+ लिखा हुआ है। 3+ का तो मतलब यही है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेस करने हैं। तो क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए। ठीक है, तो पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। 18 आर्गन, 4s1 3d5 -3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। मैंने बताया था कि इसको रीअरेंज करना है। 3d को पहले लिख दो, 4s को बाद में लिख दो, क्योंकि 4s जो है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, वैलेंस ऑर्बिटल हो गया। यानी ऊपर वाले को ही रीअरेंज किया है। 3d5 पहले लिख दिया है, 4s बाद में लिख दिया है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, 4s के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें से ले लेंगे, बाकी 2 किस में से लेंगे, d में से। अब d के पास कितने बच गए, 3। तो क्रोमियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 18 आर्गन 3d3। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हर्ट्ज रूल को फॉलो करना है, 1 2 3। हर्ट्ज रूल में क्या बताया था, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, बाद में पेयरिंग करनी होती है, पर हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो हम यहाँ में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो आप बताइए कि अब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। और ये भी सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में मैंने क्या बताया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which have unpaired electron in their valence orbital and they are attracted by external magnetic field. Got it? उसके बाद हमारे पास Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन है। Fe2+ मतलब आयरन की कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले काम में भी और ऊपर वाली प्रॉब्लम में भी, कि 4s को आप बाहर की तरफ ले आइए, क्योंकि ये वैलेंस ऑर्बिटल है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d में 3 है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन
पहले माइनस करने होते हैं, जो कि हायर क्वांटम नंबर वाला ऑर्बिटल होता है। तो अब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कीजिए। 2 के माइनस कर रहे हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो 4s में बाई चांस है भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, Fe2+ इज इक्वल टू 18 आर्गन 3d6। 3d6 हो गया। तो अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। तो हमारे पास 3d6 है, कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली। क्या बताया था हंट्स रूल में, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे फिर 6th इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, यानी कि फिर पेयरिंग कर देना। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर इसमें कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कौन से सब्सटेंसेस कहते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो Fe3+ में भी हमने ऐसे ही करना है, पर Fe3+ में आयरन में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए। पर जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम्स में बताया कि जो 4s है उससे बाहर की तरफ लिखिए, 3d6 को अंदर की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका n इज इक्वल टू 4 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि आयरन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें से माइनस कर लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर किस में से माइनस करेंगे, 3d6 में से। तो आपके पास क्या बचा, Fe3+ इज इक्वल टू 18 आर्गन 3d5। 5 कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस किए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस किया, तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि Fe2+ और Fe3+ में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। देखिए जो Fe3+ है ना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाती है, यानी कि D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। पर Fe3+ में D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। 1 2 3 4 5। अब Fe2+ की प्रॉब्लम निकाल के देखना, उसमें D में 5 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे Fe3+ के केस में, तो वो क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछें कि Fe2+ और Fe3+ में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आपने कहना है Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि Fe3+ में D में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन आप पिछले पेज पे निकाल के देखेंगे, वहाँ पे 3d5 नहीं 3d6 था। तो 3d5 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है वो स्टेबल क्यों होती है, 2 रीज़न की वजह से, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, जो कि मैंने शुरू में बताया था। ठीक है। अब आपने ये कैटायन की कॉन्फ़िगरेशंस करी, आप एनॉयन की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जैसे F नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन, S2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन, F नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो फुलरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज था तो माइनस किया था, जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। तो फुलरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर देना है। तो फुलरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और आपने उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p5 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 2p6 हो गया। इसी तरह से आपने सल्फाइड की कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना है। ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दी हुई है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में तो मैंने बहुत बार बता दिया कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके वैलेंस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कैटायन में कोई स्पीशीज़ आया ही नहीं था, तो अभी एनॉयन में आया है।
तो वो ऐसे आई मीन एटम्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पूरी तरह से भरे होते हैं, एंड दे आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, diamagnetic substances are those substances which have paired electron in their valence orbital, जिनके पास एक भी unpaired electron नहीं होता, and they are repelled by external magnetic field. They are called as diamagnetic substances. फॉर एग्जाम्पल आप फुलरीन की एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ नेगेटिव की एग्जाम्पल ले लीजिए। एफ नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। 2p की कैपेसिटी कितनी होती है 6, मतलब 2p भरा हुआ है। 2s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, यानी 2s भी भरा हुआ है। 1s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, ये भी 2 भरा हुआ है। तो इसका मतलब जितने जितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होते हैं वो फुली फिल्ड है। 1s में 2 फुली फिल्ड, 2s में 2 फुली फिल्ड, 2p6 फुली फिल्ड, कोई भी इसमें फालतू इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कहते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करती है, रिपेल करती है। ठीक है, एक बेटा ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में ये फार्मूला यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, आपके फिजिक्स में भी आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपने किसी सब्सटेंस का निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू √n ब्रैकेट के अंदर n+2 bm। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटोन, ये यूनिट है, बोहर मैग्नेटोन ये यूनिट है। तो n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा और उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की बजाय क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो जो इस चैप्टर में आपको बताना चाहता था, आई हैव टेकन अप एवरीथिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव की असाइनमेंट्स और ऑब्जेक्टिव के जो टेस्ट्स हैं वो आपके रह गए। That will be also be taken up very soon and very fast. Thank you. Nice day.